हेलो फ्रेंड्स। आपको और पूरी दुनिया को ये पता है कि अमेरिका और ईरान में फाइनली एक एमओयू साइन हो गया, जिसका मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो उसके 14 पॉइंट सामने आए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए ईरान के सामने और ईरान की चांदी ही चांदी हो गई है इस डील के बाद। चांदी कैसे हुई है, क्या पॉइंट्स है ऐसे, और क्यों इससे इजराइल परेशान है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आप सबको पता है कि पहले ये डील ऑफिशियली साइन हुई या इलेक्ट्रिकली साइन हुई पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बीच। उसके बाद अगले ही दिन फ्राइडे को मीटिंग होनी थी जेनेवा के अंदर, जिसमें डिले हो गया और एक दिन बाद वहाँ पहुँचा ईरान और अमेरिका, और फाइनली वहाँ साइन भी हो गए जेडी वैंस और जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, इसके अलावा ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची और उनके संसद के लीडर कालीबाफ, ये दोनों के बीच डील एक साइन भी हो गई। लेकिन वहाँ काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। साइन करने में बड़े नाटक हुए। ईरान के डेलीगेशन ने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का हाय हेलो नहीं लिया, हाथ नहीं मिलाया, उनकी इंसल्ट की। उन्होंने बाकायदा जेडी वैंस ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया आज कि हाँ, मुझसे ईरान के डेलीगेशन ने हाथ नहीं मिलाया, ना ही मेरा अभिवादन स्वीकार किया, ना ही मुझे अभिवादन किया, और थोड़ा सा दिक्कतें नहीं। लेकिन जो डील है उसके अंदर ऐसा क्या है कि ईरान की चांदी हो गई है और अमेरिका परेशान हो गया है, या अमेरिका की भी चांदी हो गई इनडायरेक्टली, लेकिन परेशान हो गई है पूरी दुनिया और इजराइल। सबसे पहले ईरान के क्या फ़ायदे हुए हैं उसके बारे में बात करें। ये बहुत लंबी लिस्ट चलेगी क्योंकि फ़ायदे बहुत ज़्यादा हुए हैं। पहला फ़ायदा कि ईरान के अंदर उनके ऊपर जो फ्रीज एसेट्स थे, जिसकी तकरीबन वैल्यू थी $24 बिलियन से $35 बिलियन के आसपास, उसका $12 बिलियन तुरंत अनफ्रीज किया जाएगा और तुरंत उनको मिल जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो कतर के थ्रू उनको दिया जाएगा उनको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अरबों रुपए की बरसात उनकी रुकी हुई थी वो हो जाएगी। और ईरान जैसी अर्थव्यवस्था जहां टोटल अर्थव्यवस्था की वैल्यू जो है वो $200-300 बिलियन के आसपास ही है, उसमें 24 से 40 बिलियन आ जाना, 35 बिलियन आ जाना, जो उनके अपने हैं, सीधा सीधा उस अर्थव्यवस्था को 20% के आसपास, 10% के आसपास बढ़ा देंगे, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लोगों की जॉब क्रिएशन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, या हथियार बनाने के लिए, जो उनका दिल करे। उसके अलावा जो ईरान पर सैंक्शन लगे हुए थे कि वो ऑयल नहीं बेच सकते दुनिया में किसी को, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया है कि 21 अगस्त तक ईरान किसी को भी तेल बेच सकता है, और खुद अमेरिका भी ईरान से तेल परचेज करेगा। लीजिए, अब ईरान भी तेल बेचेगा और अमेरिका को बेचेगा, और डॉलर्स की बरसात होगी उसके ऊपर। तीसरी बात, ईरान के रीडेवलपमेंट के लिए, यानी जो हमला हुआ था उनके ऊपर, जो तोड़फोड़ हुई, उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए ईरान को $300 बिलियन मिलेंगे, $300 बिलियन। और ये बिलियन डॉलर्स देंगे उनको, अमेरिका देगा नहीं देगा ये क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये बिलियन डॉलर्स देंगे उनको, $300 बिलियन। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यानी पहले उन्होंने मिसाइलें और ड्रोन झेले ईरान के, अब वो उनको पैसे भी देंगे डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट फंड के नाम पे देंगे। अब इसमें यूएस क्या देगा नहीं देगा कुछ क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि जैसे ही यूएस ने बोला कि वो तेल परचेज करेंगे 2 महीने ईरान का, तो जाहिर सी बात है कि फिर बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे ईरान को, और उनकी पेमेंट भी ईरान को वो डॉलर्स के बेस पे करेंगे, डॉलर के रूप में करेंगे, तो डॉलर और ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, जिससे वैल्यू बढ़ भी रही है डॉलर की, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद और ईरान को क्या मिला है, यही बात नहीं रुकी, ईरान को और कुछ मिला है। अमेरिका ने पहले कहा था कि हम ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है हम उस पर रोक लगाएंगे, और इसराइल की अमेरिका की डिमांड थी कि मिसाइल जो रेंज होगी वो 300 से 500 किलोमीटर होगी, उससे ज़्यादा की रेंज नहीं होगी। ईरान ने साफ बोला कि ये तो मैटर ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, ये तो
इस पे बारे में तो बात ही नहीं हो सकती। और अमेरिका को भी रियलाइज़ हो गया कि इजराइल जो है उसको छोड़ो और ईरान की बात मानो। ये मिसाइल के बारे में बात मानने वाली कोई बात ही नहीं। और एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी देश अपनी मिसाइल पावर जिसके बेस पे वो खड़ा है, जिसके बेस पे वो लड़ रहा है अमेरिका से, जिसके बेस पे लड़ रहा है इसराइल से, वो अपनी सेफ्टी को नहीं छोड़ सकता। वो ना वो छोड़ेंगे ना मानेंगे। उन्होंने साफ बोला कि ये तो टॉपिक ही नहीं है, इस बारे में कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, अमेरिका वही मान गया, यानी यहाँ भी ईरान की चली। जब वॉर शुरू हुआ था अमेरिका ने बोला था कि हम ईरान की रिजीम को चेंज कर देंगे, यानी हम बिल्कुल जो जो राज कर रहे हैं वहाँ उनको हटा देंगे, उनको चेंज कर देंगे। लेकिन क्या आज की डेट में रिजीम चेंज हुई है? अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के जो टॉप लीडरशिप उस समय थी उनका मारा जाना ही रिजीम चेंज है, तो हो गई है। लेकिन अगर आप मानते हैं उनकी सोच को चेंज करना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि वॉर शुरू होने के टाइम जो लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे ईरान के, वो थे आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई। वो आज उनके बेटे लीडर हैं, उनके बेटे सुप्रीम लीडर हैं। तो नो चेंज। जो IRGC कंट्रोल करती थी ईरान को, वही आज भी कर रही है। इसके लीडर आज के लीडर वहीदी हैं, वो कर रहे हैं कंट्रोल। जो IRGC और जो मुस्तफा अली खामनेई के खास लोग हैं उनमें अरागची हैं, जो विदेश मंत्री थे तब भी और अब भी हैं। उसके अलावा कालीबाफ जो उनके संसद के लीडर हैं, वो पहले भी संसद की समिति थी, उनके सदस्य थे, आज भी हैं। तो इसलिए ये कहना अनुचित है कि भाई अमेरिका ने रिजीम चेंज की और नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ भी ईरान की ही जीत मानी जाएगी। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि ईरान के अंदर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनेगा। वो तो ईरान तो पहले ही बोलता है कि हमारे यहाँ तो फतवा जारी कर रखा है हमारे सुप्रीम लीडर ने कि क्योंकि परमाणु बम जो है बहुत सारे लोगों को मार सकता है एक बार में, और ये कुरान के खिलाफ है, इसलिए बन नहीं सकता ईरान के अंदर। हालांकि इसमें मतभेद है, क्योंकि भाई लोग कहते हैं अगर ऐसा था, ऐसा है, तो आपने यूरेनियम एनरिचमेंट 67%, 70% तक क्यों कर रखा है? बिजली बनाने के लिए तो 3.67 चाहिए, आप 4% कर लें, आप 5% कर लें, दैट्स इट। इसके बाद क्यों करना है आपको? तो ये भी था। लेकिन ईरान ने कहा कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, बट हम यूरेनियम किसी को नहीं देंगे, हम यूरेनियम किसी को नहीं देंगे। और हम बिजली बनाने के लिए 3.67 या 4% तक हम यूरेनियम का एनरिचमेंट भी करेंगे, हम बिजली भी बनाएंगे, हम बिजली बनाएंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है भाई। तो पहले उनको तेल में छूट मिल गई, तेल बिकेगा दुनिया में, खुद अमेरिका भी तेल लेगा। $300 बिलियन उनको डायरेक्टली मिल रहे हैं एज रीडेवलपमेंट फंड। अब $300 बिलियन मिल रहे हैं ईरान में एज इन्वेस्टमेंट, जिस ईरान की कुल GDP $400 बिलियन की है। तो आप समझो कि GDP डबल होने का काम हो गया। और ये सबको पता लग रहा है कि अगर ये ऐसा होता है, डॉलर की बरसात होती है ईरान के ऊपर, तो अगले 5 साल के अंदर ईरान की GDP जो आज है वो डबल हो जाएगी उससे। और रैंकिंग में देखा जाए कि ईरान की GDP कितनी है, तो शायद वो उस समय टॉप 15, टॉप 20 में आ जाए, जो आज टॉप 50 में भी नहीं आती है या टॉप 40 में भी नहीं आती है। ये ईरान का फायदा हो गया, ईरान का तो बल्ले बल्ले हो गई। इसके अलावा ईरान ने यह भी कह दिया कि जब तक लेबनान के अंदर इजराइल की फोर्सेस वापस नहीं आती, तब तक ये सीज फायर लागू नहीं होगा पूरी तरीके से। क्योंकि सीज फायर का असली टेस्ट तब होगा जब इजराइल की फोर्सेस लेबनान से वापस निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प इस पर भी रेडी है। बट जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी, उन्होंने बोला है कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस वो स्वतंत्र है लेबनान में हमला करने के लिए, 0 लेवल पर एक्टिविटी करने के लिए। और लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उसके कमांडर इन चीफ ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, हम पूरी तरीके से जो पीस ट्रीटी हुई है उसका समर्थन कर रहे हैं, हम ईरान की बात मान रहे हैं, ईरान हमारे लीडर है, और हम तब तक रिटेलिएट नहीं करेंगे जब तक इजराइल हम पर हमला नहीं करता। अब इससे परेशानी ये हुई है कि इजराइल चाहता था कि ईरान की एंट्री लेबनान में ना हो और लेबनान की सरकार से डायरेक्ट इजराइल बात करे। बट इस डील के बाद ये कंफर्म हो गया है कि ईरान की दखलंदाजी लेबनान में है और उसको बाकायदा अमेरिका ने मान लिया। अब बात आती है दूसरी कि अगर सच में ईरान की बात मानी जा रही है तो फिर इजराइल क्या? तो ट्रम्प के बारे में कहावत है, वो कहावत ये है
कि ट्रंप अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक है पर दोस्तों के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप का वही रूप देख रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ये रियलाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर इजराइल की, चाहे वो आयरन डोम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, सप्लाई के लिए हो, चाहे मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई के लिए हो, चाहे हथियारों के लिए हो, भाई अमेरिका से इजराइल लगभग अपनी नीड्स का 79-80% गोला बारूद, हथियार, मिसाइल ये सब परचेस करता है। और इजराइल को रियलाइज हो रहा है कि यार ये दिक्कत हो गई, अब जो ईरान है उसके साथ और हिजबुल्लाह के साथ अब शायद इजराइल को अकेले लड़ना पड़ेगा और इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ईरान और इजराइल दोनों ही पावरफुल रहेंगे तो ईरान जो समझता है कि इजराइल का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए, या इजराइल को आने वाले टाइम में वो लेबनान में हमला करेगा, घुसने की कोशिश करेगा, ईरान रोकेगा, सीरिया में घुसने की कोशिश करेगा, ईरान रोकेगा। तो ईरान अगर इस तरीके से टांग अड़ाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल एक वॉर फिर होगा और वो ईरान और इजराइल के बीच होगा। और हो सकता है कि उस समय अमेरिका ईरान की मदद ना करे पर इजराइल की मदद भी नहीं करेगा, यानी वो फिर दूर खड़े होकर देखेगा कि क्या हो रहा है इनका। और उस समय ईरान से पंगा लेना इजराइल के लिए, जो इजराइल देखता है कि ईरान साइज में उनसे 15 गुना बड़ा है और ईरान की कैपेसिटी क्या है वो भी सबने देख ली कि वो लड़ सकते हैं लगातार, वो लगातार लड़ सकते हैं। वो अमेरिका से लड़े, वो ईरान से लड़े, वो हार रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन वो लड़ते रहेंगे। तो इजराइल को फिर समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में उनके पास मिसाइलों का स्टॉक खत्म होगा तो अमेरिका तो सपोर्ट करेगा नहीं। तो जब अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या किया जाए। तो इजराइल पर बातचीत शुरू हो गई है, इजराइल के अंदर ये चीज़ शुरू हो गई है कि अब हमको हथियारों के मामले में, सेफ्टी के मामले में और वॉर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल डिपेंड नहीं करता यूएस के ऊपर। जिस तरीके का रवैया अभी यूएस का है, भविष्य में ही ऐसा ही रहता है तो ईरान के हाथ पे तो बन जाएंगे। अच्छा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला था कि 0 लेवल पर या ग्राउंड जीरो पर हमारी फोर्सेस आईडीएफ बिल्कुल स्वतंत्र है हमला करने के लिए, तो इसकी धज्जियां उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ही उड़ा दी, नफ्ताली ने उड़ा दी। और नफ्ताली ये कहते हैं कि भाई आज की डेट में इजराइल के जो सैनिक हैं वो लाचार हैं। सामने हिजबुल्लाह का आतंकवादी खड़ा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, गन लेके हाथ में घूम रहा है, इजराइल का फोर्स का बंदा उसे गोली नहीं मार सकता। इजराइल के फोर्स वाले बंदे को पहले अपने अफसर को फोन करना पड़ेगा, वहां से रिप्लाई आएगा, तब हमला करेगा, तब तक तो वो निकल जाएगा। दूसरी बात, नफ्ताली कहते हैं कि आज की डेट में इजराइल के अंदर से कोई भी फाइटर जेट नहीं उड़ रहा, कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा और कोई हवाई जहाज लॉन्च नहीं कर रहा जा रहा हमला करने के लिए। तो अगर इस केस में कभी किसी सैनिक को चोट लग जाए, घायल हो जाए, तो उसकी तो हेलीकॉप्टर से आप उठा के लाने में भी समझ नहीं है, तो वो तो वहां मरे में दम तोड़ देगा। नफ्ताली ये कह रहे हैं। उधर इजराइल के अंदर भी बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है। उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके आर्मी चीफ, इन लोगों ने एक मीटिंग करी, पब्लिक मीटिंग। उन्होंने बोला कि अमेरिका ने ईरान के साथ क्या बात करी है हमें नहीं पता, कौन सी डील करी है हमें नहीं पता, बट हमारे जो फोर्सेस हैं, आईडीएफ जो है, वो हमने एक बीच में बयान बनाया था कि हमारे और हिजबुल्लाह के बीच में लेबनान के अंदर हमारा एक बफर जोन रहेगा 30-35 किलोमीटर का, हम उस पर कायम रहेंगे और हम वहां से उस बफर जोन को क्लियर नहीं करेंगे। अब इस बात के बाद ईरान की, जिसकी चांदी और की लॉटरी लग रखी है इस डील के अंदर, अमेरिका जो दिखाने के लिए ये दिखा रहा है कि देखो ईरान के अंदर हमने डील कर ली है और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ईरान नहीं बनाएगा। ईरान रेडी हो गया है कि जो IAEA के सदस्य हैं वो जा सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बन रहा। ये भी मैंने अलाउ करवा दिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप खुश हो रहे हैं, बाकी सब बातें भूल गए वो। एक और पॉइंट कि हॉर्मुज स्ट्रीट पर पहले 60 दिन यानी 21
अगस्त तक हॉर्मुज स्ट्रीट विल बी ओपन, खुला रहेगा सबके लिए, दुनिया के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट खुला रहेगा। लेकिन उसके बाद ओमान और ईरान एक तरीका बनाएंगे किस तरीके से आप हॉर्मुज स्ट्रीट यूज़ कर सकते हैं दुनिया के देश, और उसकी फ़ीस लेंगे। वो फ़ीस पैसा नहीं होगा, पर वो फ़ीस चार्जेस होंगे जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उन जहाज़ में ले जाने वालों को, लाने वालों को, उन सबको देना पड़ेगा। और ईरान ने बोला है कि हमें वो फीस नहीं ले रहे, हम प्रॉफिट के लिए ले रहे, लेकिन जो सर्विस देंगे वो जाएगा। अब ओमान और ईरान के बीच बटेगा, जाहिर सी बात है उसका कुछ हिस्सा ओमान के थ्रू यूएस पहुंच जाएगा, तो उनकी भी शांति है। ईरान का बहुत फ़ायदा, ओमान का फ़ायदा, यूएस का फ़ायदा, बाकी दुनिया की बेइज्जती भी, साथ में पैसों का लॉस भी। अब इसके लिए बेनिफिट निकाले जाएंगे, क्योंकि दुनिया समझ में आ गया है कि हॉर्मुज स्ट्रीट आज बंद था, कल फिर बंद हो सकता है, तो अब दुनिया अपनी डिपेंडेंसी उस हॉर्मुज स्ट्रीट से कम करेगी। जाहिर सी बातें कम करेंगे, स्टेप्स लिए जाएंगे इस तरीके से। खुद जो यूएई है उसने रास्ता चेंज किया है और अंडरलाइन पाइपलाइन डाली है, जिससे पूरा हॉर्मुज स्ट्रीट बाईपास करके इस तरफ से, फुजियान की तरफ से वो बेच सके, अपना तेल बेच सके। ओमान से एक पाइपलाइन भारत के लिए बनने वाली है, इसके बारे में डील आ गई है, ईरान का तेल भी हाथ देगा। तो ऐसे कई चीज स्टेप लिए जाएंगे कि भविष्य में ऐसा कभी खतरा हो तो उस समय भारत को इतनी परेशानी ना हो, या बाकी दुनिया को ऐसे परेशानी ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।